हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहते होंगे, खुश रहते होंगे। तो आज जो अपने लोगों का टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, और उनमें हम लोगों ने किस पे डिस्कस किया था। हमने उस पर डिस्कस किया था फ्लावर के बारे में। इसके बारे में, फ्लावर के बारे में। तो हम लोग जाने थे कि जो फ्लावर के बारे में, फ्लावर पुष्प के बारे में, तो पुष्प के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इसमें दो संरचना, क्या दो गुच्छा, एक सहायक और एक कौन, प्रजनक। एक सहायक और दूसरा प्रजनक। सहायक के अंतर्गत देखा था हमने कि सहायक गुच्छा के अंतर्गत दो संरचनाएं आती है। एक आता है बाह्य दलपुंज और दूसरा क्या आता है, दलपुंज। और इस प्रजनक गुच्छा के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था, इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है पुमांग और एक आता है जयांग। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बाह्य दलपुंज है कि ये सब सुरक्षात्मक गुच्छा है, जो क्या करता है, प्रजनक गुच्छा को मदद करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि फ्लावर का मुख्य पर्पस तो क्या है, प्रजनन करना। और फ्लावर जब प्रजनन करेगा, कोई वाइटल एक्टिविटी है, तो जैसे आप यूं समझिए कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा सुरक्षा दिया जाता है। तथा देवता, मतलब उसको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो क्या पता एक आदमी कोई इसे पकड़ ले, कह दे कि राष्ट्र लिख हो सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इतना सुरक्षा क्यों दिया जाता कि वो इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसका कार्य जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से हमारे फ्लावर में, पुष्प में पुमांग और जयांग क्या है ना, एक महत्वपूर्ण संरचना है। अब पुमांग और जयांग जो महत्वपूर्ण संरचना है, तो इनमें से आज जो अपने लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पुमांग के बारे में, मतलब एंड्रोसियम के बारे में। किसके बारे में, एंड्रोसियम के बारे में। अब जो अपने लोगों का टॉपिक है फूल, अगर हम बात करें तो फ्लावर, फूल, और इस फ्लावर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नर जनन संरचना के बारे में। नर जनन संरचना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावर का है, नर जनन संरचना है, वो कौन है, एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रोसियम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं पुमांग। क्या कहते हैं, पुमांग। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या देखा कि फूल में दो गुच्छा, फूल में कितना गुच्छा, दो गुच्छा, एक सहायक और एक प्रजनक। और प्रजनक क्या है कि नेसेसरी है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। समझ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई शादी, अगर हम शादी की जब भी बात करते हैं कि सामान्य शादी की, प्राकृतिक शादी की, तो उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और लड़का जो है जिसे दूल्हा कहते हैं, लड़की जिसे जो दुल्हन है, तो लड़का में क्या होगा, नर संरचना बनेगा, मतलब नर युग्मक बनेंगे। और जो लड़की है उसमें क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। और जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे तब जाके क्या होगा, संतान होगा। उसी प्रकार से कि प्लांट का जो नर संरचना है या नर जनन संरचना है वो कौन है, एंड्रोसियम। कौन है, एंड्रोसियम, पुमांग। कोई दिक्कत है। अब ये जो है पुमांग है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसमें जो है मेल गैमिट बनेंगे, प्लांट के क्या बनेंगे, मेल गैमिट बनेंगे। अब मेल गैमिट जो बनेंगे वो अलग संरचनाओं में बनेंगे। अब ये पूरे होल जो संरचना, अगर हम ये चीज देखते हैं कि नर जनन संरचना एंड्रोसियम है,
तो दोस्त इस एंड्रोसियम के यूनिट को, मतलब इसके इकाई को हम क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। यह देवता मतलब दूल्हा, और दूल्हा का मतलब, दूल्हा मतलब वाइटल संरचना या वाइटल व्यक्ति शादी के लिए। और हमारा शादी जस्ट मीनिंग क्या है उसका? मतलब निषेचन, नए संतान का निर्माण करना, और प्लांट है तो नए बीज का निर्माण करना। और लैंगिक प्रजनन में हम लोग जानते हैं कि बिना नर युग्मक और मादा युग्मक के बिने और मिले हम बीज को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि फ्लावर के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। हिंदी में क्या कहते हैं? पुमांग। और पुमांग के इकाई को हम क्या कहते हैं? स्टामेन। पुमांग के इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन। और स्टामेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पुंकेसर। स्टामेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पुंकेसर। अब जरा हम लोग बात करते हैं, यहां पे जरा देखिए इस स्टामेन के बारे में। स्टामेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि एंड्रोसियम, फिर से हम आपको शुरुआत से ये चीज करते हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के इकाई को कहते हैं स्टामेन। और स्टामेन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुमांग। नहीं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुमांग। और इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। यह है मेल, यह क्या है? मेल संरचना, मेल स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर। अब जो ये स्टामेन है भाई, ये जो स्टामेन है यह 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कितने संरचनाओं से मिलकर बना होता है? 3 संरचनाओं से मिलकर। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं? एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन, पुंकेसर। और पुंकेसर जो है आपका, वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है? एक जो होता है उसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। हिंदी में परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। दूसरा कौन होता है? कनेक्टिव। दूसरा कौन होता है? कनेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं? संयोजी या योजी भी कहते हैं, संयोजी। और तीसरा कौन होता है? फिलामेंट। तीसरा कौन होता है? फिलामेंट। एक क्या हो गया? एंथर, एक हो गया कनेक्टिव, और तीसरा क्या हो गया? फिलामेंट। तो स्टामेन कितने संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है? तो 3 संरचनाओं से, परागकोश, संयोजी, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। जरा अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते, फिर मैं आपको वहां से ये चीज करता हूं कि सामान्य रूप से अगर हम ये सब देखें तो ये कंडीशन, ये आपका क्या हो गया? परागकोश। ये जो संरचना जो फिलामेंट को मतलब एंथर से जोड़ता है, ये हो गया संयोजी। और ये नीचे वाला संरचना क्या हो गया? फिलामेंट। ये संरचना क्या हो गया? फिलामेंट। अब क्या कह रहा है? ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट जो है, यह क्या है? एक धागे नुमा या यूं कह दीजिए स्ट्रेट संरचना है, जो अलग अलग प्लांट के पुष्प में अलग अलग शेप, साइज, कलर के होते हैं। मतलब इसका कलर क्या होता है? अलग अलग प्लांट में इसका कलर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। इसका आकार अलग अलग हो सकता है, और इसका रंग भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। इसका रंग भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। अब जब ये अलग अलग शेप के, साइज के, रंग के हैं, तो सामान्य रूप से इसके ऊपरी सिरे पे ये क्या करता है? बस एंथर को होल्ड किए होता है। और ये फिलामेंट जो है, इसके एक सिरे पर कौन पाया जाता है? यह परागकोश पाया जाता है। कौन पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। और यह परागकोश और यह फिलामेंट
और परागकोश और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो संरचना होता है वह क्या होता है? संयोजी होता है, कनेक्टिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर सवाल आ जाए कि परागकोश और फिलामेंट को, मतलब परागकोश और तंतु को कौन जोड़ता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कनेक्टिव हो जाएगा। या अगर सवाल इस तरह से पूछे कि परागकोश और तंतु के बीच में पाए जाने वाले संरचना को हम क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? संयोजी इसका जवाब हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस डायग्राम में आप समझिए, इस डायग्राम में समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना है, आप यहां साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये आपका जो संरचना है, ये है आपका क्या? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। ये जो संरचना है, ये आपका क्या है? एंथर। ये क्या है? एंथर। और ये जो एंथर और फिलामेंट का जो यहां कनेक्शन है, वो कौन जो कर रहा है? कनेक्टिव कर। वो कौन कर रहा है? कनेक्टिव कर रहा है। अब सवाल उठता है कि जो अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट किसको कहते हैं? आवृत बीजी पौधा, मतलब इसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है कि एंथर जो होता है डाइथिकस होता है। क्या होता है? डाइथिकस होता है। डाइथिकस, डाइथिकस का मतलब होता है द्विकोष्ठी, मतलब दो चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। और वो जो दो चैम्बर आप यहां पे देख सकते हैं कि एक चैम्बर ये 1 और 2, डाइथिकस एंथर, मतलब चैम्बर की संख्या कितनी? 2 और 1 और 2। कोई दिक्कत है? अब इस एंथर में जो डाइथिकस एंथर है, कि यहां पे जरा हम लोग देखेंगे कि यह डाइथिकस एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बनाता है। कितना कंडीशन? टेट्रास्पोरेंजिएट, चतुष्कोणीय होता है। मतलब दो जो आपको दिखता है, एक्चुअली उसमें क्या होता है कि 4 संरचना होते हैं। क्या कितने संरचना होते हैं? 4 संरचना। और उस 4 संरचना जो होता है कि इस परागकोश के डाइथिकस एंथर की, मतलब कॉर्नर पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? कॉर्नर पे। आप यहां से यूं देख सकते हैं इस फोटो में, इस फोटो में ऐसे करके, ऐसा वाला जो आप ये चीज क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मतलब ये आपको ये 4 संरचनाएं दिख रही है। और इस 4 संरचना डाइथिकस एंथर में, ये जो क्या है, प्रत्येक मतलब चैम्बर में, प्रत्येक सैक में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं? 2। तो कितने मतलब इसके चैम्बर हैं? 4। तो मतलब चैम्बर की संख्या 2 और प्रत्येक चैम्बर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक डाइथिकस एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अगर आपसे कोई सवाल करे कि डाइथिकस एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे? 4 होगा। क्योंकि एंथर जो है डाइथिकस है, द्विकोष्ठी है, और प्रत्येक कोष्ठ में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो कोष्ठ की संख्या 2 है और प्रत्येक में 2 है माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या 4। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी हो गई? 4। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब इसको हम क्या, ये डेवलप होके क्या बनाता है? पोलन सैक। क्या बनाता है? पोलन सैक, जिसको हम परागथैली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परागथैली के नाम से भी जानते हैं। आप यहां से देख सकते हैं, ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है, इसमें से ये जो एक संरचना कौन है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम हिंदी में लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और एक परागकोश जो डाइथिकस होता है, उसमें लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? 4। तो पोलन सैक एक एंथर में कितना हो गया? 4।
पोलन से एक एंथर में कितना हो गया? 4, मतलब 4 लघु बीजाणुधानी। अब इस लघु बीजाणुधानी में, ये जो लघु बीजाणुधानी में एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एक क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अब इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस को लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। अब ये जो लघु बीजाणु जनन की क्रिया है, ये कहां पे होगी? लघु बीजाणुधानी या परागथली। और हमने जाना कि लघु बीजाणुधानी की संख्या जो होगी एक डायथिकस परागकोश में, डायथिकस अंतर में, द्विकोष्ठी अंतर में, वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। अब ये लघु बीजाणु जनन क्रिया, ये होता क्या है? ये क्या होता है? लघु बीजाणु जनन जो क्रिया है, क्या कह रहा है कि इस लघु बीजाणुधानी में कौन पाया जाता है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। कौन पाया जाता है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। MMC अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या है कि यह जो है टू एन नेचर का संरचना होता है और कहां पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाता है। तो बोल रहा है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, क्या कहना? माइक्रोस्पोर। ये जो संरचना, इसको कहते हैं लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। तो अगर ये जो अपने लोगों का क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया कहां पे होगी? लघु बीजाणुधानी में, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगी। तो ये आखिर होता क्या है? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन की क्रिया जो होती है कहां पे होती है? लघु बीजाणुधानी में होता है। और ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है यह कैसा संरचना है, मतलब अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, तो आप क्या कहेंगे? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, द्विगुणित संरचना है। और मेरे भाई, इस द्विगुणित संरचना से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा यह माइक्रोस्पोर अगुणित संरचना बनता है। क्या बनता है? अगुणित संरचना बनता है। और यही अगुणित संरचना माइक्रोस्पोर विकसित होकर क्या बनाता है? परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण बनाता है। कोई दिक्कत है? अब हमने क्या देखा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु बढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आपसे एक सवाल पूछ सकता है, इस पे जो सवाल आएंगे वो देखिए कैसे आते हैं। इस पे जो सवाल आएगा, अगर इसमें पूछेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए, मतलब लघु बीजाणु जनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन जिम्मेदार होता है? Which cell division is responsible for formation of माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे माइटोसिस,
मियोसिस, बोथ, और डी में क्या हो जाएगा, नन। ए, बी, सी और डी। अब बताइए क्या होगा। लघु बीजाणु जनन क्रिया के लिए कौन सा कोशिका विभाजन की आवश्यकता होगा। तो आप जानते हैं मियोसिस कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आपका आंसर क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। दूसरा सवाल देखिए क्या हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका द्विगुणित संरचना है कि अगुणित संरचना है, क्या कहेगा कि लघु बीजाणु मातृकोशिका द्विगुणित संरचना है या अगुणित संरचना है। तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब होगा द्विगुणित संरचना है। अगर आपसे कोई पूछे कि लघु बीजाणु, ये जो लघु बीजाणु है यह कैसा संरचना है, द्विगुणित संरचना है कि अगुणित संरचना है, तो आप क्या कहेंगे, अगुणित संरचना। लेकिन अगर बात करें परागकोश का, तो परागकोश कैसा संरचना है, द्विगुणित संरचना है। फिलामेंट की बात करें कैसा संरचना है, तो द्विगुणित संरचना है। ठीक है, और इनमें आप हमेशा याद रखेंगे जो अगुणित संरचना होता है वह ग्यामीट होता है। वह कौन होता है, ग्यामीट होता है, युग्मक होता है। और माइक्रोस्पोर जो है, लघु बीजाणु जो है, मतलब ये चीज, ये क्या है, ग्यामीट फॉर्म, ग्यामीट फॉर्म। कोई दिक्कत है, ये चीज। अब ये चीज जब हम लोग देख लिए, हम लोगों ने क्या देखा कि लघु बीजाणु जनन देखा, और लघु बीजाणु जनन जो हो रहा है वह कहां पे हो रहा है, लघु बीजाणु धानी में हो रहा है। किसमें हो रहा है, लघु बीजाणु धानी में। और ये कौन चीज है, लघु बीजाणु धानी। ये क्या है, लघु बीजाणु धानी। अब ये जो लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम में एक ही फर्क है, आप ध्यान रखेंगे। किसका फर्क है, सिंगुलर और प्लुरल का फर्क। किसका फर्क है, सिंगुलर और प्लुरल। अब ये क्या है, जस्ट लाइक ये समझिए कि एक बर्तन, एक क्या है, घर है, जहां पे क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यह जो घर है, यह घर मतलब क्या है कि एक स्थान है, माइक्रोस्पोरेंजिया एक स्थान है, एक चैम्बर है, एक सैक है। मतलब यहां पे देख लीजिए कि मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक। ये क्या है, पॉलन सैक। और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन बनता है। तो माइक्रोस्पोरेंधानी में, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनता है, परागकण बनता है। अब ये इतने वाइटल संरचना है, इतने महत्वपूर्ण संरचना है, तो जरा सोचिए कि ये जो लघु बीजाणु धानी है, इतने महत्वपूर्ण, जहां पे मेल गैमिट बन रहा है प्लांट का, तो उसकी सुरक्षा भी तो उतनी महत्वपूर्ण होगी। मतलब उसमें जो है कि यहां जो इसका जो अलग अलग परत से ये चीज बना हुआ होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है लघु बीजाणु धानी जो है, इसमें 4 परत पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं, 4 परत पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं, 4। तो अगर हम बात करेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी, इसकी बात करेंगे लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी जो है वो 4 परत से मिलकर बना है। कितने परत से बना है मेरे भाई, 4 परत से। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पूरा खुश होके पढ़िए, पूरा बिंदास होके चकाचक, तो को कोई दिक्कत ना हो। तरफ देखो, ये देखो यहाँ। अब ये सब हम सब जाने ला कि मतलब ये सब क्या होता कि इनके केस में लघु बीजाणु धानी 4 लेयर से बना है। पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस। पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। दूसरा जो लेयर होता है इसका, वो होता है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। तीसरा जो लेयर है, तीसरा जो परत है, वो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं।
और ये जो चौथा है वो चौथा क्या है? कैपिटम है। क्या है? कैपिटम है। अब ये लघु बीजाणुधानी, यहां से एक सवाल आएगा कि लघु बीजाणुधानी कितने लेयर से बना होता है? लघु बीजाणुधानी कितने लेयर से बना होता है? तो आपका क्या जवाब होगा कि 4 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? 4 लेयर से। लघु बीजाणुधानी कितने लेयर से बना होता है? 4 लेयर से। मतलब ये सुनो, आप यहां पे देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया? एंथर, ये हो गया कनेक्टिव और ये हो गया फिलामेंट। यहां से आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर ऑफ क्या देखा? सेक्शन ऑफ एंथर में देखिए, ये क्या है? एंथर है, ये फिलामेंट है और ये पोलन सैक किसको बोलते हैं? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब जरा देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, हमने जो आपको बताया कि लघु माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से बना है, यही है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में इंडोथीसियम, यह जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका क्या ना टेट्रास्पोरेंजियम कंडीशन होता है। जानते हैं कि एक एंथर में 4 लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। तो आप जरा देख लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कोई दिक्कत है? अब ये प्रत्येक चैम्बर जो है इन 4 लेयर से प्रोटेक्टेड है। ये प्रत्येक लेयर मतलब सैक जो है माइक्रोस्पोरेंजियम जो है 4 लेयर से। पहला लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस। ये जो सबसे बाहरी परत आप देख पा रहे हैं, ये जो फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, ये होता है आपका क्या? इंडोथीसियम। क्या होता है? इंडोथीसियम। और इस इंडोथीसियम के नीचे पाया जाता है मिडिल लेयर। क्या है? मिडिल लेयर। और इस मिडिल लेयर के नीचे पाया जाता है, वो कौन पाया जाता है? कैपिटम। कौन पाया जाता है? कैपिटम। अब जरा समझिए, अगर ये जो क्या है कि हम लोगों ने क्या जान लिया कि माइक्रोस्पोरेंजियम कितने लेयर से? 4 लेयर से। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और कैपिटम। और यह जो लेयर है कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस का काम क्या है? क्या फंक्शन? तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या देना? सुरक्षा प्रदान करना। इसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना। कोई दिक्कत है? और ये जो एपिडर्मिस है, ये क्या होता है कि सिंगल लेयर होता है और जनरली आप ये चीज है, इसके सेल जो होते हैं डेड होते हैं। ये जो इंडोथीसियम है, इंडोथीसियम, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। इंडोथीसियम कहां पाया जाता है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। और यह क्या करता है? यह क्या करता है कि एंथर के फूटने में, एंथर के डेहिसेंस में क्या करता है? मदद करता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्थान इस माइक्रोस्पोरेंजियम में एक ऐसा होता है जहां पे क्या होता है कि ये इंडोथीसियम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? इंडोथीसियम अनुपस्थित होता है। और उस स्थान को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं, जहां पे एंथर का डेहिसेंस होता है। जहां से क्या होता है? एंथर का डेहिसेंस होता है। कोई दिक्कत है? अब इसके नीचे चले आइए, मिडिल लेयर, मध्य परत। यह क्या है कि ये क्या है आपका? ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला संरचना, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, जो इंडोथीसियम के नीचे पाए जाने वाला जो लेयर है, वह क्या है आपका? मतलब मिडिल लेयर। यह 3-4 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 3-4 लेयर का होता है। और इन 3-4 लेयर में इसका जो मेन पर्पस है, वह क्या पर्पस है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर। क्या मतलब है इसका? ये जो मिडिल लेयर है, ये जो मध्य परत है दोस्त, इसका क्या काम है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। और ये सुरक्षा प्रदान करना किसको है?
माइक्रोस्पोर मदर सेल को। किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। क्योंकि कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनना है? माइक्रोस्पोर बनना है। और किस डिवीजन से? कमेंट करके बताइएगा। इससे जो क्या होता है कि जो क्या किसको करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, और वो किसको करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। अब ये जो नीचे वाला सबसे अंदर वाला लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? टैपिटम। आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं? सबसे अंदर वाला जो लेयर है यह क्या होता है? टैपिटम। और इस टैपिटम का जो फंक्शन होता है वह क्या होता है कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो सबसे आंतरिक परत होता है। यह क्या होता है? सबसे आंतरिक परत होता है। लेकिन खासियत एक बात है मेरे भाई, यहां पे जरा ध्यान देना बाबू, समझ रहे हो ना? बबुनी सा बबुआ सा बुझा तो नहीं। ये जो सबसे आंतरिक परत है, और यह क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब इसमें केंद्रक की संख्या जो होती है बहुत होती है। बहुकेंद्रक वाला संरचना क्या है? ये जो टैपिटम है ये क्या करता है? सबसे आंतरिक संरचना है, और जो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब आपसे एक सवाल यहां पे फिर बन गया, जरा ध्यान दीजिए। कहेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ऐसा कौन सा लेयर है, या माइक्रोस्पोरेंजियम का ऐसा कौन सा परत है जिसमें केंद्रक की संख्या एक से अधिक होती है? तो आपका जवाब ऑप्शन क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। आप क्या कहेंगे? टैपिटम। क्या है? टैपिटम। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये जो क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड नेचर है, और इसका ये भी क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आप देख लीजिए यहां पर टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो चीज हो गया, तो ये जो टैपिटम जो होता है कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज में क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म में होते, लेकिन जनरली इसके दो फॉर्म है। ये दो प्रकार के पाए होते हैं। एक होता है ग्लैंडुलर, एक क्या होता है? ग्लैंडुलर। मतलब एक टैपिटम कैसा होता है? ग्लैंडुलर, मतलब ग्रंथीय होता है। कैसा होता है? ग्रंथीय होता है। और एक क्या होता है? एमीबोइड, अमीबीय होता है। अमीबा आप जानते हैं कि मतलब पोजीशन चेंज करना, शेप चेंज करना, मतलब उसके कोई क्या फिक्स शेप होता है? क्या नहीं होता है। उसका आकार क्या होता है? बदलते रहता है। तो ग्लैंडुलर में आप हम जानते हैं कि ग्लैंडुलर ग्रंथि है, और यह क्या करता है कि स्पेशल केमिकल रिलीज करता है, और वह स्पेशल केमिकल मतलब इसके माइक्रोस्पोर मदर सेल के में मदद करता है, मतलब में हेल्प करता है। और उसी प्रकार से अमीबोइड भी होता है। कोई दिक्कत है? अब ये कंडीशन हम लोगों ने जान लिया कि पूरा का पूरा। अब जरा इन चीजों को समझिए। हम लोगों ने क्या जाना? पूरा का पूरा पढ़ा। अगर यहां से हम चलते हैं तो फ्लावर क्या देखा? फ्लावर, फ्लावर के मेल संरचना को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन, जिसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। स्टामेन तीन संरचनाओं से बना हुआ है। कौन कौन? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला संरचना क्या कहलाता है? कनेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिव कहलाता है। ये भी 2n संरचना, 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 ये भी 2n संरचना। कोई दिक्कत है? अब एंथर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डायथिकस होता है, द्विकोष्ठी होता है, और इस द्विकोष्ठी कंडीशन में प्रत्येक कोष्ठ में दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। इसीलिए डायथिकस एंथर में 4 टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। कितना माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको पोलन सैक भी बोलते हैं, पोलन सैक भी बोलते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरो
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है आप तो जानते ही हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और यहां से हम लोगों ने जब देख लिया कि माइक्रोस्पोर कहां बनता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये चीज जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम ये कितने लेयर से बना है? 4 लेयर से। कितने लेयर से बना है? 4 लेयर से बना है। मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टैपिटम और मिडिल लेयर। सॉरी, मतलब पहला क्या होगा? मिडिल लेयर और टैपिटम। इतने से क्या हुआ कि 4 लेयर से क्या बना हुआ है? ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बना हुआ है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर बनता है। मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक में ही होता है। उम्मीद है कि एंड्रोशियम से रिलेटेड या स्टामेन से रिलेटेड आप लोगों के लगभग सभी सवाल के जवाब आपको मिल चुके होंगे। और अगर इसमें किसी प्रकार की और भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई सुझाव देना है, कोई सजेशन देना है, तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और प्लीज चैनल को या लाइक को, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इन चीजों को देखिए। धन्यवाद।